हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज हमारे सेकेंड वीक का लेक्चर है, वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़। ये कुछ हमारे टॉपिक गिवन है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स आप यूज़ करोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होगा, आई ट्रिपल ई के कोड ऑफ एथिक्स हैं, एसीएम कोड ऑफ एथिक्स हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है, और साइबर एथिक्स हमारे पास गिवन है। तो ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं कि इनमें अब हम लोग वन बाय वन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं लॉ क्या होता है। लॉ कहते हैं रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी। लॉ क्या है? ऐसे रूल्स हैं या ऐसा मैंडेट है जो आपको प्रोहिबिट करता है कुछ ऐसे एक्शंस और बिहेवियर सोसाइटी में करने से जिसका नुकसान होता है सोसाइटी में। कुछ भी चीज़ हो सकती है, लाइक जैसे कि हम लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, तो हमारे मुल्क में जो है अल्कोहल जो है वो इल्लीगल है। तो उसकी कंजम्पशन, उसकी सेलिंग, ये चीज़ें हमारी लॉ के अगेंस्ट हो जाती हैं। यहाँ हम कोई लड़ाई कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसमें हम लॉ के अगेंस्ट कुछ भी कर लें, कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए हम कर लें, दैट्स अगेंस्ट द लॉ। मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? द फिक्स मॉरल एटीट्यूड और कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। मॉरल वैल्यूज हमारी बेसिक वैल्यूज होती हैं, अपने घर से अपनी फैमिली वैल्यूज लेके चल रहे होते हैं। वो एक कस्टम वैल्यूज हैं, हर फैमिली की, हर शहर के लोगों की डिफरेंट होंगी, इवन कि हर जनरेशन में डिफरेंट हैं वो। पर एथिक्स क्या होते हैं? डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एथिक्स क्या है? आपका सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है कि सोसाइटी में क्या चीज़ें अच्छे से एक्सेप्ट की जा सकती हैं, क्या चीज़ें अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। हमारा कौन सा बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, हमारा कौन सा बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हर कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। सो पाकिस्तान की बात करेंगे तो हमारे लॉ में हो सकता है कुछ चीज़ें इलीगल हों, अनएक्सेप्टेबल हों, लेकिन अब्रॉड में, वेस्ट में, समवेयर अराउंड वो लीगल हों। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं। कहता है एस्टैब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए थे। ये हैं क्या? प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट, जो कि आपकी जजमेंट को पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए बनाए गए थे। Establishes responsibility of professional to act ethically according to the policies and procedures of the employer's professional organization laws of society। कहता है सिंपली किस लिए बनाए गए थे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी प्रोफेशनल्स पे कि वो एथिकली एक्ट करें, उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट करें जो उनके एम्प्लॉयर्स के हैं, या जो उनकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या जो आपकी सोसाइटी के लॉज हैं। हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे ऊपर ये लीगल बाउंडिंग है कि हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसके लॉज को ओबे करें, हम उसको डिसोबे ना करें। Organizations assume responsibility to develop, disseminate and enforce policies। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ये वो अज्यूम करती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी चीज़ें डेवलप, पॉलिसीज़ को डेवलप करें, डिसमिनेट करें और एनफोर्स करें पॉलिसीज़ को, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। ऐसा ना हो हम पॉलिसी बना दें, लेकिन पॉलिसी बनाने के बाद हम कहें जी अब हमारी इस पॉलिसी की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कहीं से। तो उसके लिए वो कहता है कि ज़रूरी है कि आप क्या करो, ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब चीज़ें करने के लिए। क्योंकि देखें, अगर हम एक जनरल बात करते हैं कि घर का हेड ऑफ जो फैमिली है वो एक बंदा होता है, उस हेड ऑफ फैमिली ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस घर के बनाए होते हैं, सारे बाकी उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स क्या होते हैं। कहते हैं जी प्रोवाइड्स एन aid to individual decision making presentation address 9 different cases with some overlap। So basically इसके कोड्स गोल्स क्या हैं कोड ऑफ एथिक्स के? ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ये आपको चीज़ें प्रेजेंटेशन देते हैं 9 डिफरेंट केसेस के बारे में, 9 डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में, और इनमें से बहुत सारे एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें, हम इतने स्पेसिफिक ना हों, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। पहला क्या कहता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर कहता है जी प्राइवेसी। फिर कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर प्रोफेशनल क्वालिटी। फिर फेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर लायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क। तो प्रोफेशनल क्वालिटी, फेयरनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स। ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ये 9 पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन भी हम सबको देख लेते हैं।
कहता है जी पब्लिक की बात करता है इसमें IEEE कोड ऑफ एथिक्स एक्शन में कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए है देन क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर की बात करता है जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बिकॉज ही और शी इज पेइंग देम अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अपने एम्प्लॉयर के बेस्ट इंटरेस्ट और पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए क्योंकि इन दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फिर बात करें प्रोडक्ट की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल इंश्योर दैट देयर products and related modifications met the highest level of acceptance कि वो अपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाएं कि जो सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो पूरा कर रही हो किसी की तरफ से कोई भी डेफिशिएंसी उसमें ना आ रही हो फिर बात करता है जी हायरार्की की इसमें बात करता है जी जजमेंट है और मैनेजमेंट है जजमेंट क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको अपने जो प्रोफेशनल जजमेंट्स हैं उसमें एक इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है ऐसा ना हो वो प्रेशराइज होके किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन करते हैं उनको चाहिए उनका जो भी डिसीजन हो जो भी उनका काम हो वो इंडिपेंडेंट तरीके से चल रहा हो फिर बात कर रहा है जी मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर इंजीनियर software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो इनके मैनेजर्स हैं लीडर्स हैं उनको क्या चाहिए उनको चाहिए कि सब्सक्राइब करें प्रमोट करें एथिकल अप्रोच को टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कि हम लोग भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं कि उसमें अनएथिकल काम ना करें उसमें जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं जिससे भी ले रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करें चीज़ों को उसमें मैनिपुलेशन ना की जाए फिर कहता है IEEE कोड ऑफ एथिक्स में पीएस की बात करता है अब पीएस की जब बात करता है पहले आगे प्रोफेशन की बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडवांस द अब आपका जो भी प्रोफेशन है आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको क्या करना है अपने प्रोफेशन को एडवांस करना है उसको बेहतरीन तरीके से लेके चलना है फिर कोलीग्स की बात आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल बी फेयर टू एंड सपोर्टिव ऑफ देयर कोलीग्स आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको क्या करना चाहिए अपने कोलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और उनकी हेल्प के लिए बड़ा सपोर्टिव रहना चाहिए ठीक है क्योंकि हम एक दूसरे सपोर्ट करेंगे तो हेल्प होगी और जो आजकल टीम वर्क का जो दौर चल रहा है बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन टीम्स अब देयर इज नो वन मैन शो in the world left everything goes around the team orientation or team work और team work में यही होता है कि you support one another for over difficult tasks for helping them in one another activities फिर जब IEEE कोड ऑफ एथिक्स की बात करता है सेल्फ की बात करता है वी टॉक अबाउट द सेल्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession इसमें बात करें कि व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है इसमें लैंग्वेजेस आपको पता है हर गुजरते हुए टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वी आर हैविंग अ न्यू प्लेटफॉर्म्स टू डेवलप वी आर हैविंग अ न्यू टेक्नोलॉजीज टू वर्क ऑन इट तो इसमें हमें करना पड़ता है कि हम अपने आप को लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रखें हम कभी भी ऐसा ना करें कि हमने लर्निंग यहाँ पे ओके दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव लर्नड एवरीथिंग ऐसा नहीं है यू हैवंट लर्न एवरीथिंग आपको उसमें टाइम फ्रेम चाहिए है हर नई आने वाली चीज़ को आपको सीखना है ताकि आप एथिकल अप्रोच पे रहते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें अब इसके हम प्रिंसिपल्स ऑफ IEEE कोड ऑफ एथिक्स देख लेते हैं एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट है एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉइज है act in interest of client and employer produce quality products maintain independent judgment manage ethically product integrity of profession support colleagues and pursue lifelong learning ये जो भी हमने पढ़े हैं ये उन्हीं के बारे में है और ये हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको क्विकली देख लेते हैं एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट मींस यू नीड टू एक्ट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट आप कुछ भी काम करो आपको उसमें पब्लिक का बेनिफिट लाजमी देखना है एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर्स आपको अपने क्लाइंट्स के एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट में काम करना है ऑब्वियसली बात है क्लाइंट की बात की जाए तो इसलिए बिकॉज दे आर गिविंग अस दे आर पेइंग अस एम्प्लॉयर की बात करें वो भी हमें पे कर रहे हैं क्लाइंट कंपनी को पे कर रहा है एम्प्लॉयर हमें पे कर रहा है तो इन दोनों के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए सामने रखते हुए काम करते हैं प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स मस्ट बी क्वालिटी ओरिएंटेड आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए उसमें कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ नहीं होनी चाहिए मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट आपके इंडिपेंडेंट जजमेंट को आपने मेंटेन करना है कि आपकी इंटीग्रिटी प्रोफेशन की आप अपनी जजमेंट को कैसे मेंटेन कर रहे हो मैनेज एथिकली चीज़ों को एथिकली मैनेज करना है यू हैव टू कंसीडर द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग कोई भी डिसीजन कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपको उसके एथिकल एस्पेक्ट्स का
पता होना चाहिए। प्रोडक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है आपने। ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन देयर आर सम रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच लाइज ऑन आवर शोल्डर। हमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल करना है। सपोर्ट कोलीग्सों की हेल्प करनी है, परस्यू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो आपको एक अच्छी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी माइंड में रखना है कि जब भी कोई नई चीज़ आएगी, कुछ नया आएगा, यू आर रेडी टू लर्न इट, यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट, आप इसे सीखोगे और आप हर लाइफ के स्टेज में सीखने के लिए रेडी हो। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो, कि हम इसको कैसे मैनेज कर लेंगे। एसीएम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं। एसीएम क्या होता है जी? एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी है ये। इसके बारे में देखते हैं जी, इसके कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं। ये दो बॉडीज हैं जो आप लोगों पे इम्प्लीमेंट होती हैं, जिनके रूल्स। तो कहता है जी जर्नल जर्नल मोरल इम्परेटिव्स एज एन एसीएम मेंबर आई विल। जो इसके इम्परेटिव्स हैं वो क्या हैं? बीइंग अ एसीएम मेंबर, आपको जो जो जिम्मेदारियां आप पे आती हैं वो क्या हैं? वो जिम्मेदारी हम देख लेते हैं। जो जो हमारे पे जिम्मेदारी आती हैं वो क्या होती हैं और उनको हम कैसे अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कहता है जी हमें कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग। आपको सोसाइटी और ह्यूमन वेलबींग में कंट्रीब्यूट करना है, उनके बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। अवॉइड हार्म टू अदर्स, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम लोगों को हार्म कर रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। देखें, आपके कोई भी ऐसा काम है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने आप के साथ कितना ऑनेस्ट हो। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू आर डेफिनेटली ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन देन। सो अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, आप प्रोफेशन के साथ भी ऑनेस्ट होगे। अगर आप ऑनेस्ट होगे तो आप ट्रस्ट वर्दी भी डेफिनेटली रहोगे। बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट। हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल फेयर रहते हुए एक्शन लेने हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं जाना, ताकि किसी भी पॉइंट पे, किसी फेज में ऐसा ना लगे कि वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, हमें लोगों के राइट्स को ऑनर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो आपके कॉपीराइट्स हों चाहे पेटेंट्स हों। गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, मींस इफ यू आर गेटिंग लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन, इफ समवन इज टेलिंग यू हाउ टू फिक्स द थिंग्स, आप उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसको प्रॉपर क्रेडिट उसको देना चाहिए। वो मस्ट से थैंक्स इन अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल वे। अगर हम कहीं पे मेंशन कर रहे हैं तो हमें उसका एक थैंकफुल मैनर में मेंशन भी करना चाहिए। फिर कहता है रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। हमें लोगों की प्राइवेसी को लाजमी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर हमें उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल को हमारी भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो वी नीड टू नो देयर इज अ पर्सनल स्पेस जिसमें हमें नहीं जाना है, हमें उस पर्सनल स्पेस का डिसीजन हर एक को देना है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी। आप लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑनर करो। जो चीज़ें कॉन्फिडेंटली चल रही हैं उनको वैसे चलने दो। उन चीज़ों में अगर किसी ने आपको कहा है कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू मी बिकॉज आई एम पेइंग यू, एंड यू हैव टू कीप द डॉक्यूमेंट एंड द थिंग्स विद कॉन्फिडेंटली, आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना, देन इट्स आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसकी बात को ऑनर करें और एक्सेप्ट करें। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या। अभी जो हमने पढ़े थे वो थे जर्नल चीज़ें थी हमारी। ठीक है, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो क्या है आती हैं हमारे पे। कहता है जी स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एसीएम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल आई विल स्ट्राइव टू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी, effectiveness and dignity in both the process and product of the professional work। आप इसमें एग्री करते हैं कि मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखूंगा। आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू अचीव दिस हाईएस्ट पॉइंट, कि इसमें हम क्वालिटी भी अच्छी देंगे, हमारी जो चीज़ बनाएंगे इफेक्टिवनेस भी होगी, उसकी डिग्निटी भी मेंटेन की जाएगी, दोनों चीज़ों की, प्रोसेस की भी और प्रोडक्ट की भी, किसी भी प्रोफेशनल के काम के। फिर कहता है जी एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, हम उसके लिए अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज भी एक्वायर करेंगे, हमें जो सीखना पड़ा हम उसके लिए सीखेंगे भी। फिर कहता है नो नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू प्रोफेशनल वर्क। और कहता है आपको जो आपके उस प्रोफेशनल काम के रिलेटेड लॉज हैं उनको आप सीखोगे, उनको सीखोगे भी और उनको आप क्या करेंगे? सीखने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन इट सेज accept and provide appropriate professional review। अगर भी हमसे किसी चीज़ के बारे में रिव्यू मांगता है तो इट्स आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको क्या करें? पूरा 100% प्रोफेशनल रिव्यू दें, अप टू द स्टैंडर्ड। हम उसमें कोई भी बात ना छुपाएं, ऐसा ना करें कि हम उसको
फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम उसको पूरी बात ना बता रहे हो, एंड द लॉन्गर रन जब वो समझ ले कि हमने कहा ये ठीक है और प्रोडक्ट इज एक्यूरेट एक्चुअली, तो वो उसको नुकसान हो जाए, हमें उस चीज़ से भी बचाना है। ठीक हो गया जी। फिर कहता है जी, गिव comprehensive and thorough evaluation of computer systems and their impacts including analysis of possible risk। आपको जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके प्रॉपरली comprehensive आपको उसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है, एनालिसिस करना है, और उसमें जो जो पॉसिबल रिस्क अवेलेबल है, किसी भी किस्म का जो लूप होल अवेलेबल है, जो आपके मुताबिक लूप होल हो सकता है इस प्रोसेस में, वो आपको उनको बताना है। फिर ऑनर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो जो आपको एग्रीमेंट किए गए, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई, जो आपकी जिम्मेदारियां बनाई गई, उनको ऑनर करना चाहिए, और उनको ऑनर करने के बाद एक्सेप्ट भी करना चाहिए हमें। देन कहता है जी, इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और हमें पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कंप्यूटिंग के बारे में, कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे मूव हो सके, तो इतना ही हमारा फ़ायदा। assess computing and communication resources only when authorized to do so। कहता है आपको जो जितने भी कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं, उनको तब एक्सेस करना चाहिए व्हेन यू आर अथॉराइज्ड टू डू सो, जब हमें पता हो, हमें कहा गया है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें कहा ही नहीं गया कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें इजाज़त ही नहीं दी गई, तो हमें इलीगल तरीके से, अनएथिकल तरीके से जाकर इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। फिर जी नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इम्पेरेटिव्स हैं, जो इम्पेरेटिव्स हैं वो क्या हैं देख लेते हैं। मींस जब ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के हिसाब से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे फॉल होती हैं इस कैटेगरी में आके, तो वो देख लेते हैं। एज एन एसी मेंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन लीडर आई विल articulate social responsibility of member of an organization unit and encourage full acceptance of those responsibilities। कहता है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के नाते हम क्या करेंगे, हम जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी करेंगे, और उसे इंकरेज भी करेंगे लोगों को उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मैनेज पर्सोनल एंड रिसोर्सेज टू डिजाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। तो कहता है जी, मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्सेज टू डिजाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। हमें हमें वर्किंग लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, रिसोर्सेज को एनहांस करना चाहिए, लोगों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से बना सकें। acknowledge and support proper and authorized use of organization computing and communication resources। हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जितने भी चीज़ों की हमें अथोराइज एक्सेस दी गई है, कि जितनी हमारी जुरिडिक्शन में वो एक्सेस आती है उस चीज़ों को यूज़ करते हुए। फिर कहता है इंश्योर दैट यूजर्स एंड दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय डिजाइन हैव द नीड्स clearly articulated during the assessment and design of requirements। Later the system must be validated to meet requirements। कहता सिंपल है, हमें इंश्योर करना चाहिए जो भी यूजर जिनका हम काम कर रहे हैं उनका जो डिज़ाइन है उसकी उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाए, उसको असेस करके उनको डिज़ाइन वो दिया जाए। ठीक है, और फिर बाद में जब सिस्टम में हम उसको करें तो वो सिस्टम उसको वैलिडेट भी करे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट भी कर रहा हो, ऐसा सिस्टम बना के देना चाहिए। तो कहता है आर्टिकुलेट एंड सपोर्ट पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स एंड अदर अफेक्टेड बाय अ कंप्यूटिंग सिस्टम। हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है जी उन पॉलिसीज को जो कि उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, और उन डिग्निटी के तहत वो अपना काम कर रहे होते हैं। फिर कहता है क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कहता है जी आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज इसलिए क्रिएट करनी है कि जो भी हमारे उस सोसाइटी के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उनको बेसिक लिमिटेशन ऑफ सिस्टम का पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो हमारे से प्रॉपर काम कर पाएँगे, वरना वो हमारी फ़ील्ड में काम नहीं कर सकेंगे। तो उस फ़ील्ड में उनको काम करवाने के लिए वी नीड टू नो नीड टू गिव देम अ प्रॉपर नॉलेज एंड ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास। फिर कहता है जी, कंप्लायंस विद द कोड एज़ एन एसीएम मेंबर आई विल uphold and promote the principles of the code, treat violation of this code as an as inconsistent with membership in the ACM। सो कहता है जी, हम इसमें क्या करेंगे, वी विल डू द ऑल कंप्लायंस विद द कोड्स एज बीइंग अ मेंबर ऑफ एसीएम। हमें जो भी सिखाए जाएंगे, जो बताए जाएंगे, हम उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे और उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो जी ना, अब हमारे पास कुछ केस स्टडीज आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैंने आपको एक केस स्टडी खुद बताया था, बाकी मैंने कहा था आप खुद करेंगे। सो हम ये इसका जो पहला केस है वो हम देख लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी दो केसेस आप खुद करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे वो असाइनमेंट आप अपनी।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। वो कहता है जी एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें आपने जो पढ़ा है एथिकल डिसीजन मेकिंग में वो उसमें इंप्लीमेंट करना है। कहता है जी फर्स्ट अली इज अ डेटाबेस प्रोग्रामर। अली क्या कर रहा है, एक डेटाबेस प्रोग्रामर है। लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम नीड बाय हिज कंपनी। कंपनी प्रोग्रामर्स आर encouraged टू पब्लिसाइज देयर वर्क। और कहता है जी उन्हें एक लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम बनवाना है कंपनी ने, और उस कंपनी में काम करने लोगों को encourage किया जाता है कि अपने वर्क को पब्लिसाइज करें, लोगों को बताएं और उनको हेल्प करने में उनकी मदद करें। अली हैज फाउंड हिमसेल्फ स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। अली एक किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। ही हैज persisted एट दिस फॉर सेवरल मंथ। और वो प्रॉब्लम उसकी काफी देर प्रोलॉन्ग हो जाती, चलती रहती है, सॉर्ट आउट नहीं होती। हिज मैनेजर डज नॉट रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। और उसकी जो मैनेजर है उसको प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी, जो प्रॉब्लम मुश्किल है वो समझ नहीं आती। शी फील्स लाइक दैट ही इज लिंगर ऑन द प्रोजेक्ट, और चीजों को लिंगर ऑन कर रहा है जानबूझ के ताकि डिले करने के लिए। शी इंसिस्ट जॉब बी कंप्लीटेड इन फ्यू डेज। और वो नाउ एज द बॉस इनफैक्ट वो एम्फसाइज करती है कि आई वांट दिस जॉब टू बी डन इन द कपल ऑफ डेज एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अली को वो बातें याद आती हैं। को वर्कर्स हैड गिवन हिम सोर्स लिस्टिंग ऑफ देयर करंट वर्क। जो को वर्कर्स उन्होंने उसको सोर्स दिया था, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज का करंट वर्क सारा लिस्टिंग होता है। ही आल्सो हैज एन अर्ली वर्जन ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एट अनदर कंपनी। और वो जो सॉफ्टवेयर इस कंपनी के लिए बना रहा है उसका एक अर्ली वर्जन उसने अपनी पुरानी कंपनी में बनाया था किसी और के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। अब उसने करना क्या? Ali studies these programs, see two areas of code which could be directly incorporated into his own program. He used segments of code both from his coworker and from commercial software. He does not tell anyone or mention any documentation. He completes the project and turns it in a day ahead of time. How does the code of ethics help us to understand this? अब हमें करना क्या है, हमें तीन ऑप्शन बता रहा है, वो क्या करे, इन तीनों कोड्स को देखे, यूज करे, अपने उसमें प्रोग्राम में कर ले। फिर कहता है जी उसका सेगमेंट यूज कर ले और अपने कोवर्कर्स को या कमर्शियल सॉफ्टवेयर का। और फिर कहता है किसी को बताया भी ना, अपने डॉक्यूमेंट में भी ना मेंशन करे इसके बारे में। और फिर कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, अपनी डेडलाइन को कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करके सबमिट कर दे। उससे होगा क्या, डेडलाइन सबमिट हो जाएगी तो इवेंचुअली जो उसके बॉस है शी विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम हिम एज वेल। तो अब हमें देखना है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि अली को इसमें क्या करना चाहिए। पुट योर सेल्फ इन हिज शू, और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। सो लेट्स मूव अहेड करते हैं। कहता है जी इम्प्लाइंग द कोड केस वन को अप्लाई करने में क्या रिजल्ट्स आएंगे देखते हैं। दिस केस हाइलाइट्स इशू इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहली बात आ गई, किस बारे में हाईलाइट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हमें हाईलाइट कर रहा है कि ये बात किस चीज़ का है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इसमें बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आएगी, तो जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आएगी हमें क्या पढ़ा था, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल। Ali violated professional ethics in two areas. कैसे failed to give credit for another's work using code from a commercial package that was copyrighted. अगर वो ये काम करता है उसको दो जगहों में वो उसको गलत कर रहा है। पहली चीज़ क्या कर रहा है कि अपना क्रेडिट नहीं दे रहा को वर्कर्स को जिनका वो कॉपी कर रहा है। दूसरा कमर्शियल पैकेज की चीज़ यूज़ कर रहा है जो कॉपीराइटेड है। तो कहता है अगर वो सिर्फ को वर्कर से काम का सोर्स कोड देखे, could he then write his own program and still have an obligation to give credit? बिल्कुल, अगर वो कहता है कि अगर देख के भी करो तो आपने देखा तो वहां से है ना, उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर आगे इसमें कहता है यूज ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड वाज आल्सो not appropriate. Ali should have checked that determine whether or not the company was tries to use source code before or using it. अली को देखना पड़ेगा क्या हम वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उसी कंपनी को इस चीज की इसको इजाजत है इस चीज की कि वो इसको यूज कर ले। फिर कहता है जी इन जनरल डिजायरेबल टू शेयर एंड एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल मटेरियल्स, बट यूजिंग सॉफ्टवेयर इज डेफिनेटली अ वायलेशन ऑफ कोड। कहता है जी अगर हम इसका जनरल डिसीजन देखें तो वो क्या होता है, आप लोगों के कोड यूज कर सकते हो क्योंकि आपकी कंपनी का रूल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, दिस में आप उसमें एक्सचेंजेबल मटेरियल्स होते हैं आपके इंटेलेक्चुअल मटेरियल जो आप यूज कर सकते हो, बट यूजिंग इन डिफरेंटली अ वायलेशन ऑफ कोड। और फिर कहता है अगर वो यूज करते हो उसको एज इट इज तो वो एक वायलेशन कोड है, आप उसमें वायलेशन कर रहे हो क्योंकि वो कॉपीराइट थी चीज आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे उसने इसको कोड ऑफ एथिक्स को ब्रेक किया। सो अब नेक्स्ट केसेस जो हैं हमारे पास, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, ये आप लोग खुद पढ़ोगे और मुझे भेजोगे, अप्लाई भी किया हुआ है। सेकेंडली एथिकल डिसीजन मेकिंग केस, एक और केस भी गिवन है, खुद पढ़ोगे और
बताओगे। सेम गोज विद द केस नंबर 4। तो दीज ये 3 केसेस आपकी असाइनमेंट है, और इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपको कहा था आप सारी क्लासेस के सीआर's व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के आप मुझे साथ डिस्कस करो, ताकि हम लोग एक वीक की क्लास का लेक्चर हुआ करेगा और एक वीक का हम उसको डिस्कशन कर सकें। तो ये इसका भी प्लांटेशन है केस 4 की। The today's video or today's lecture, कुछ समझ नहीं आई है, feel free to contact me on WhatsApp, on email, on your portal, anywhere। आप कहीं पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो आई एम ऑलवेज देयर टू गिव यू हेल्प, और और आपकी उन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।